अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाना चनार के हवाले से, जहां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिलीफ एमरजेंसी की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कुरम की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत के इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल ने पूरी कौम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये इलाका जो अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत के लिए जाना जाता था, आज आफत ज़दा करार दिया गया है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला कुरम को आफत ज़दा इलाका करार देकर रिलीफ एमरजेंसी नाफिज कर दी है। लेकिन क्या ये इकदाम काफ़ी हैं? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहा है। पेशावर से पारा चनार के मरकजी शाहराह समेत दीगर आमदोरफ्त के रास्ते पिछले 76 दिनों से बंद हैं। इस बंदिश ने वहाँ के शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। अशय खुर्दनोश की बात कर लें, अद्वियात की बात कर लें, तेल, लकड़ी और LPG जैसी बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत ने भी ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। पारा चनार के शहरी शदीद सर्दी में प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनके मुतालबात वाज़े हैं, मगर उनके वसाइल का हल अब तक नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला KP अली मीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कुरम की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान भी किया। इनमें स्पेशल पुलिस फोर्स का क़याम है, जहाँ 399 एहलकारों की भर्ती है, सड़कों की हिफाजत के लिए पोस्टों का क़याम है और गैर कानूनी हथियारों की जब्तगी शामिल है। हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए 10 टन अद्वियात की तरसील और ग़ज़ाई अजनास की दस्तियाबी के लिए रियायती निर्खों पर गंदम फराहम करने का दावा किया गया है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या ये तमाम इक़दामात मुतासिरीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं? काबीना ने 1 फरवरी से लेकर कुरम के इलाके में कायम तमाम गैर कानूनी मोर्चों को मिसमार करने का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला इलाके में अमन व अमान की बहाली के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फ़ैसले वक्त पर किए जा रहे हैं? क्या हुकूमत के इक़दामात ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हैं? और शहरियों का एहतजाज भी ये बता रहा है कि हालात अब भी काबू में नहीं आए हैं। ज़िला कुरम की सूरत हाल हमारे लिए एक आजमाइश है और वहाँ के शहरियों के मसाइब हम सबके लिए बाइस फ़ख्र हैं। हुकूमत के इक़दामात, जिरगों की कोशिशें और अमन अमान के लिए किए गए फ़ैसले अपनी जगह अहम है, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि इन फैसलों पर फौरी तौर पर अमल दरामद हो, ताकि जो वहाँ के शहरी हैं वो मामूल की ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। हम भी दुआ गो हैं कि ज़िला कुरम के जो हालात हैं वो जल्द मामूल पर आएँ और वहाँ के जो अवाम हैं वो अमन सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हम ऐसी शख्सियत के हवाले से जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने काम के ज़रिए एक नई तारीख रकम की है। ये कहानी है एक माहिर डॉक्टर, मुहक्किक और इंसान दोस्त की, जिनका ताल्लुक हमारे ही शहर कायद यानी कराची से है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा की, जिन्हें हाल ही में कनाडा के सबसे बड़े शहरी एजाज़ात में से एक ऑर्डर ऑफ कनाडा के ऑफिसर के तौर पर नामजद किया गया है। डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा ज़चगी और बच्चों की सेहत के शोबे में आलमी सतह पर एक नुमाया मकाम रखते हैं और वो आगा खान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के बानी डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान के लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मनसूबों में उनकी रिसर्च और उनकी रहनुमाई ने सेहत के मैदान में एक नई सिमत मुतय्यन की है। ये एजाज़ उनकी जो इनकलाबी तहकीक है और ख़िदमात हैं उसके एतराफ़ में उन्हें दिया गया है, जिन्होंने जनूबी एशिया, अफ्रीका और दीगर कम वसाइल वाले इलाकों में सेहत आमा की पॉलिसियों को तब्दील किया। उनकी रिसर्च ने न सिर्फ बच्चों और माओं की सेहत बेहतर बनाई, बल्कि इन खित्तों में ज़िंदगियाँ बचाने में भी अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर भुट्टा की कामयाबी सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि उनके अनगिनत शागिर्दों, साथियों और टीम की इज्तिमाई काविशों की अक्कासी है। आलमी सतह पर उनके 1400 से ज़्यादा तहकीकी मकाले शाया हो चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड की हैसियत रखते हैं। वो टोरंटो के सिक किड्स सेंटर फॉर ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ के शरीक डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहां उनकी तहकीक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पब्लिक हेल्थ की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज हम डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा से उनके तजर्बात, उनकी तहकीक और कामयाबी के सफ़र के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे मकाम हासिल किया और उनकी कामयाबी की दास्तान किस तरह दुनिया भर के सेहत आमा के शोबे के लिए मशर राह बनी है। इस हवाले से मैं ज्वाइन करें ऑफिसर ऑर्डर ऑफ कनाडा डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से आपको ऑर्डर ऑफ कनाडा जैसे बड़े एजाज़ से नवाजा गया, सबसे पहले तो बताइएगा कि लम्हा आपके लिए कैसा था, इस एजाज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे अपने शो मदऊ करने का शुक्रिया। जहाँ तक ये बात है कि ये एजाज़ जो है ये इसकी जब खबर मुझ तक पहुंची तो क्या तासुरात थे, ये इंतहाई गैर मुतवक्कर था। ये ऐसे एजाज़ात होते हैं जिनका ना रिसिपिएंट को पता होता है और ये काफ़ी सीग़ाए राज में रखे जाते हैं। तो मुझे जब पहली बार बताया गया कि मेरा नाम ना सिर्फ तजवीज़ हुआ बल्कि सिलेक्ट हो चुका है, तो मैं उस वक्त लंदन इंग्लैंड में था
और मुझे यकीन नहीं आया। मैंने उन खातून को जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कहा कि आप मुझे सरकारी नंबर से फ़ोन करें और फिर उस पर फिर बातचीत होती है। तो मुझे इसका भी तायुन करना पड़ा कि फिर वाकई ये हकीकत पे मबनी है या ऐसे ही किसी ने मजाक किया। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने ज़चगी की अगर बात करें या बच्चों की सेहत के हवाले से बात करें, सूबे में जो रिसर्चेज आपकी हैं, आलमी सतह पर सेहत आमा की पॉलिसियां इसके बाद कितनी तब्दील हुई, उन पर कैसा असर फिर देखा आपने? देखिए हमारी, और मैं ये बात जिस तरह आपने भी जिक्र किया है ये दोबारा अंडरस्कोर करना चाहूंगा कि ये तहकीक जो खासतौर पे मेरे अपने ग्रुप की है, ये सिर्फ मेरी जाती तहकीक नहीं है। हम एक ग्रुप की हैसियत से काम करते हैं। मेरे सैकड़ों शागिर्द और मेरे साथी गुज़श्ता 3 दिहाइयों से इकट्ठे इस पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, यहाँ कनाडा में भी और अफ्रीका में भी। तो ये हमारा एक किस्म का ग्रुप वर्क है जो कि बितदरीज पिछले 2-3 दिहाइयों में इस पे काम करता रहा है। सबसे पहले तो मैं बताते चलूं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो पीरियड था दुनिया में 2000 से 2015 तक, उसमें काफी काविश की गई थी कि माँ और बच्चों की जो अमवात हैं वक्त से पहले या प्रेमेच्योर अमवात, उनको किसी तरह कम किया जाए, उनमें तखफीफ हो। और खासतौर पर बच्चों में तो ये एक हमारा टारगेट था कि कम से कम दुनिया की सतह पर ये 50% इसमें तखफीफ हो और माओं की अमवात में 3/4% तखफीफ हो। तो इसके लिए हमें जो तरीके वज़ा करने पड़े उस वक्त, उसमें एक बड़ी ज़रूरत थी कि ख़ासतौर पे वो औरतें और बच्चे जो कि देही इलाकों में, दूर अफ्तादा इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहाँ अस्पताल नहीं है, जहाँ डॉक्टरों की रसाई नहीं है, वहाँ जो उनकी अमवात हो रही हैं उसको रोकने के लिए क्या सदुभाव किया जाए। और तभी पाकिस्तान में लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स के थ्रू और दीगर ममालिक में उनके अपने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के थ्रू हमारे ग्रुप ने काफ़ी कोशिश की कि इस पे जो शवाहिद हैं, जो इसका एविडेंस है, उसको ऐसे इकट्ठा किया जाए ताकि इससे दुनिया की पॉलिसी पे कोई तब्दीली आ सके। और ये मैं जरूरी कहूँगा कि हमारे उस काम की वजह से ये कम्युनिटी अप्रोचेस जो थी मैटरनल और न्यूबॉर्न और चाइल्ड सर्वाइवल के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, उस पे ना सिर्फ आलमी तौर पे तवज्जो हुई बल्कि कई ममालिक ने उस पे प्रोग्राम वज़ा भी किए। तो ये तो मैं अपने सर नहीं लेता हूं कि सारी की सारी तरक्की जो हुई है इसमें हमारी वजह से हुई है, मगर ये कि हमारे काम की एक बड़ी कुलीदी हैसियत थी इसमें। वो पूरी टीम को भी यकीनी तौर पर, जैसे से आप भी कह रहे हैं कि वो क्रेडिट जाता है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपकी जो कामयाबियां हैं उसमें पाकिस्तान का लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम का जिक्र खास तौर पर है, जो आपने भी अभी किया है। इस प्रोग्राम की कामयाबी के पीछे राज क्या था, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करवाना किसी भी सूरत आसान नहीं था। जी बिल्कुल। ये प्रोग्राम जब सब 1994 में नाफिज किया गया तो उस वक्त ख्याल ये था कि इस प्रोग्राम की वजह से हमारी देही औरतें जो हैं उनको प्राइमरी केयर और फैमिली प्लानिंग में कुछ मदद मिलेगी। फिर वक्त गुजरने के साथ इस प्रोग्राम में इजाफा भी हुआ, इसमें कई चीज़ों की को शामिल किया गया, जिसमें बच्चों के लिए हिफाजती टीके थे, जिसमें डायरिया, निमोनिया, इसहाल और निमोनिया के मर्ज का तदारुक था। आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीज़ें शामिल होती गईं और यहाँ तक नौबत भी आई कि इसमें बेअंदाज चीज़ें शामिल हो गई, हत्ता कि हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स को ये हैंडल करना मुश्किल हो गया। हमारे ग्रुप का एक बड़ा फोकस ये रहा है कि हम साइंसी तरीके से, जिनको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस ट्रायल्स, उनकी बुनियाद पर देखें कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, किस चीज़ का इम्पैक्ट है और किस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं है। तो हमने कोई तकरीबन अभी तक कोई 14-15 ऐसे लार्ज ट्रायल किए होंगे इस प्रोग्राम के कोलैबोरेशन में, इस प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें कि हर एक ट्रायल जो है तकरीबन 4-4, 5-5 साल लगते हैं उसको। और उसमें कई चीज़ों में हमें कामयाबी हुई, जिसमें माओं की शरह अमवात कम करने में, नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात कम करने में वाज़े कामयाबी हुई हमें। और बात चीज़ें ऐसी थी जिसका हमें पता चला कि वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये एक जांच पड़ताल से एक तनासुब और एक मुतवाज़िन किस्म का एक निसाब बनाया गया, जिसको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए फिट फॉर पर्पस है। इसी तरह दीगर ममालिक में भी इसी तरीके से बेतदरीज इन ट्रायल्स के जरिए अंदाजा लगाया गया कि कम्युनिटी लेवल पे क्या करना चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिसके लिए अस्पताल जाना जरूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से आपके जो 1400 से ज़ायद तहकीकी मकाले हैं वो भी आपने शाया किए हैं। ये जो कामयाबी थी ये किस तरह से पॉसिबल हुई और इसमें आपकी टीम का क्या किरदार था आपके साथ?
देखें, ये तो मुकाले एक हद तक पैमाना है या एक मेजर है कि कितने अरसे से हम काम कर रहे हैं। 1400 मुकाले एक साल में इतनी पब्लिश हुए। नो डाउट। मैं खान यूनिवर्सिटी से सन 1986 से मुंसलिक हूँ, और इस दौरान में आप हिसाब लगा रहे हैं तकरीबन 40 साल होने वाले हैं। हमारे जो तहकीकी ग्रुप है वो हर साल तकरीबन कोई 50-60 से 100 मुकाले शामिल छापता रहा है। और ये मुकाले ऐसे होते हैं कि जिनमें हुकूमती बैनुल अक़वामी पॉलिसी जो है उसका तयन किया जाए, उसके बारे में साइंटिफिक और तहकीकी बुनियाद पर चीज़ें लिखी जाएं। तो एक ही मौजू, जिस तरह आप नौज़ायदा बच्चों का एक मौजू ले लें, इस पे हमारी पहली तहकीक जो है वो आज से तकरीबन कोई 20-21 साल पहले पब्लिश हुई थी, और उसके बाद बेतदरीज हर 3-4-5 साल के बाद हम उसको एडवांस करते रहे हैं। अब जो ग्लोबल न्यूबॉर्न प्लान है, जो नौज़ायदा बच्चों की सर्वाइवल के लिए दुनिया में प्लान है, 2014 में जो हमने काम किया था उस पे मबनी है, और इंशाल्लाह अगले साल हम उसका अपडेट करेंगे। तो आप देखिएगा कि उसमें भी काफ़ी तब्दीली आएगी। मैं एक्चुअली 3 दिन पहले अफगानिस्तान से आ रहा हूँ, जहाँ कि मेरे जाने का मकसद ही यही था कि देखें कि वहाँ नौज़ायदा बच्चों के लिए हुकूमत क्या कर सकती है, और उसमें काफ़ी हमें पजीराई हुई हमारे काम की, और इंशाल्लाह ताला वसाइल की कमी के बावजूद वो मुल्क भी तरक्की करेगा नौज़ायदा बच्चों की सर्वाइवल में। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में दुनिया भर में ज़चगी और बच्चों की सेहत के हवाले से जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या है और उनका हल क्या है? ये ट्रेंड लोगों का फुकदान, ये अमवात वहाँ हो रही हैं जहाँ के स्पेशलिस्ट और डॉक्टर नहीं हैं, ये दही इलाकों में हो रही हैं। और जिस तरह आप जानते हैं पाकिस्तान में भी ज़्यादातर हमारा खर्चा जो सेहत के लिहाज से वो बड़े शहरों में और बड़े अस्पतालों में है, मगर ये मसाइल जो हैं वो आपके देही इलाकों में, आपके उन इलाकों में, दूर अफ्तादा इलाकों में, जहाँ के लोगों को 4-4, 5-5 घंटे पैदल चलना पड़ता है किसी जगह पहुँचने के लिए। तो इस वक्त इंसाफ का तकाजा ये है कि वो लोग जो कि बड़े मुश्किल हालात में रह रहे हैं, अभी आपने अपनी खबर के शुरू में बताया कि कुरम एजेंसी में क्या हो रहा है। अब कुरम एजेंसी में भी माँ और बच्चों की और नौज़ायदा बच्चों की ज़रूरत है उनकी हल की, और वो इलाका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड है, आप समझ लें इनसिक्योर इलाका है। ऐसे इलाके जहाँ के कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ के इनसिक्योरिटी हो, जहाँ लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल ना हो, वहां सेहत आमा के असूल और उन चीजों को पहुंचाना जिससे कि जानें बचाई जा सकें, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे काम का ज्यादातर आजकल महवर जो है वो इन्हीं इलाकों और इन्हीं दूर अफ्तादा जगहों पे है जहां के आम स्पेशलिस्ट की और स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की रसाई नहीं। ठीक है, अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी लाने के लिए आपकी क्या तजावीज़ हैं? क्योंकि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, यही बार बार कहा जाता है, उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। जब भी बजट आता है तो उस पर भी तनकीद की जाती है कि सेहत के शोबे के लिए जो बजटिंग है वो नाकाफ़ी रहती है। देखिए, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में डेवोल्यूशन के बाद, 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी हद तक सेहत जो है वो सूबों की जिम्मेदारी हो गई है, और इम्प्लीमेंटेशन तो है ही सूबों की जिम्मेदारी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता तीन एक दिहाइयों में काफ़ी मौके ऐसे मिले हैं हुकूमत के साथ काम करने के, और अभी पिछले दिनों जो इंटरिम हुकूमत थी उसमें मुझे चेयरमैन बनाया गया था एक हेल्थ ग्रुप का, देखने के लिए कि हमारी पॉलिसियों में क्या तब्दीली आनी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और ये चीज़ें हम हर 4-5 साल के बाद करते रहे हैं। मेरे अपने ग्रुप ने पाकिस्तान के बारे में एक तहकीकी इन डेप्थ मकाला लांसेट में छापा था आज से तकरीबन 11-12 साल पहले, और अब एक दोबारा हम उसको अपडेट कर रहे हैं। मसला है भाई मेरे इम्प्लीमेंटेशन का। तहकीक, डायग्नोसिस, तशखीस, ये सब कुछ हो चुकी है। बात अब चाहिए हमें कि जो हकायक हैं, जो चीज़ें हमें करनी है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आपके पब्लिक हेल्थ का टोटल बजट जो है उसका 80-90% जो है वो बड़े शहरों में इस्तेमाल हो रहा है, बड़े बड़े अस्पतालों में, और ख़ासतौर पे ऐसे अस्पताल जिनका ताल्लुक टर्शरी केयर से है, जबकि मसाइल आपके प्राइमरी केयर पे और सेकेंडरी केयर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। तो इन चीज़ों का दोनों आपस में कोई रियल मेल नहीं है। आप जब तक कि अपने देही इलाकों में हालात, खास तौर पे बुनियादी सेहत के हालात बेहतर नहीं करें, जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, उस वक्त तक हमारी सेहत के इंडिकेटर्स बेहतर नहीं हो सकते। और ये कोई नहीं, जिन ममालिक ने हमारे अपने इलाके में, हमारे आसपास दाएं बाएं आप देखें तरक्की की है, उन्होंने भी ये तरक्की इसी तरह की है कि उन्होंने शहरों में भी इन्वेस्ट किया है, अपने देही रूरल केयर में,
अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल केयर पे वो इन्वेस्टमेंट की है जिसमें कि लोगों को डॉक्टरों की भी रसाई हो, नर्सिस की भी रसाई हो, मिडवाइफ्स की भी रसाई हो। अब हमारे यहाँ कई सूबों में, अब नाम नहीं लूंगा मैं आपको बताऊं, कई जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में डॉक्टर ना सिर्फ नापैद हैं मगर मौजूद भी हैं तो आके शहरों में काम कर रहे हैं। एक किस्म की खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं, नाम निहाद मौजूद है वहां। जब तक इस सूरत हाल को आप ठीक नहीं, जब तक कि लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक काजी कार्रवाई से तो कोई चीज ठीक नहीं होती ना। ठीक है, तो डॉक्टर साहब फिर पाकिस्तान में जो सिचुएशन जो आपने ड्रॉ की है उसके बाद आप किसी नए हेल्थ प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा भी आपका है इन फ्यूचर? देखिए, मैं तो काम करता रहता हूं। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में गुज़श्ता 7-8 साल से चल रहा है जिसमें हमने हुकूमत के साथ ही मिलकर एक कोशिश की देखें कि हम माओं और नौज़ायदा बच्चों की जो खास तौर पे बड़ा चैलेंज है छोटे बच्चों की अमवात में कैसे कम कर सकते हैं। हमने ये सेलेक्ट किया था 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जिनमें के शरह अमवात सबसे ज़्यादा हो, और ये जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के डिस्ट्रिक्ट है। यही हुकूमत को बावर कराने के लिए कि ये चीज नामुमकिनात में से नहीं है, अगर आप कोशिश करें और आपकी थोड़ी सी इमदाद हो तो ये चीज हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है गुज़श्ता 7-8 साल में उन डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 30% 30 से लेकर 35% तखफीफ हुई है अमवात में। हेल्थ स्टेटस इतना इंप्रूव हुआ है विदाउट अस पुटिंग एनी एक्स्ट्रा मनी, रिसोर्सेज और डॉक्टर्स इनटू द सिस्टम। यही हुकूमत का सिस्टम है जिसको अगर आप ओवरसाइट करें, आप देखें, इसको मजबूत करें तो ये डिलीवर कर सकता है। मगर ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में 140 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसको कहीं ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो आजकल हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ लोअर दीर में भी काम कर रहे हैं देखने के लिए कि ऐसे इलाके में क्या तब्दीली आ सकती है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स किस तरह बताते हैं हुकूमत को लाए अमल। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट बस मैं आपसे चाहूँगा, जिस तरह से पूरी दुनिया ने हमने देखा कि पोलियो का खात्मा कर दिया और पाकिस्तान में अभी भी केसेस काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं और इस साल शायद बहुत अरसे बाद एक फिर से वीव हमने देखी है कि पोलियो के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इस पर भी रोशनी डालिएगा कि क्या वजूहात हैं, हम क्यों नहीं इससे निकल पा रहे? देखें, इसमें काफ़ी तफसील में मैं कल रात बात कर चुका हूँ। पोलियो और हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन जो कि आम बच्चों की हिफाजती टीके हैं उनका बाहम बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप पोलियो को गुज़श्ता 30-35 साल से हम एक वर्टिकल प्रोग्राम की तरह चला रहे हैं, और इस वर्टिकल प्रोग्राम में जब भी कहीं हालात ऐसे होते हैं कि या तो मैनेजमेंट या ओवरसाइट या और चीज़ों में गड़बड़ हो, उसमें पोलियो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब इस वक्त मसला बड़ा ये है कि पोलियो के केसेस हमारे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में पोलियो के प्रोग्राम से मुंसलिक हैं, और लोगों का आना जाना ऐसा है कि जिसको आप पूरी तरह ना कंट्रोल कर सकते हैं, और ये वायरस को पासपोर्ट की जरूरत तो नहीं होती। तो यही हुआ है कि गुज़श्ता 2-1 साल में, 2.5 साल में, जब से तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, उसमें ये वायरस वही जीन का है जो कि अफगानिस्तान में फैला हुआ है, और अब ये पाकिस्तान के कई 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अब फैल चुका है। और जहां बच्चों के हिफाजती टीके नामुनासिब और गैर मुकम्मल होंगे वहां ये वायरस अपना असर दिखाएगा। इसी वास्ते बड़ा जरूरी है हमें कि इसके तदारुक के लिए हम अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज को 90% से भी ज्यादा ले जाएं, जो कि पंजाब ने किया है। पंजाब में इस वक्त जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज 90% के करीब है, और वहां सिर्फ एक केस हुआ है इस साल में। मतलब आप सूबा सरहद को देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा को देखें, बलूचिस्तान को देखें, आप सिंध को देखें कि इस वक्त केसेस तकरीबन इन सारे सूबों में फैल चुके हैं सर्वेलेंस में। तो जरूरी यह है कि हम इस मौके की नजाकत को समझते हुए पोलियो प्रोग्राम और रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को करीब करें, इस प्रोग्राम की ओवरसाइट बेहतर करें, और इसके तदारुक के लिए अपने बच्चों को हिफाजती टीके दिलवाएं, और सिर्फ ये पोलियो के कतरों पर इन्हिसार नहीं करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश में रवां हफ्ते की पहली बर्फबारी ने जहां मकामी अफराद और सयाहों को खुशी से महसूस किया, वहीं बर्फीली सड़कों पर सफ़र करने के खतरात भी नुमायां हुए हैं। एक वायरल वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और एक वायरल वीडियो इन खतरात को उजागर भी कर रही है। हमारी स्क्रीन पर कुछ मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा करें हैं जो कि खौफनाक मनाजिर हैं, जिसमें एक नौजवान चलती गाड़ी से छलांग लगाता हुआ नजर आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गई और लाखों अफराद ने इसको देखा। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे बर्फीली सड़कों पर गाड़ी बेकाबू हो गई और एक शख्स महिंदर थर ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग भी लगा दी।
ये वाक़या हिमाचल प्रदेश की अटल टनल के करीब पेश आया, जहां बर्फ़ से ढकी सड़कों पर गाड़ियां फिसल रही थीं और उसने एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी। ये वाक़या सिर्फ एक फ़र्द की जान बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें बर्फीली सड़कों पर सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर की अहमियत की याद दहानी भी करवाता है, क्योंकि बर्फबारी के मौसम में हमें ज़्यादा केयरफुल रहना है। बर्फबारी के मौसम में गाड़ियों के कंट्रोल से बाहर होने के जो वाक़यात हैं वो हम अक्सर देख चुके हैं। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ पहले भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रही हैं, और ये अभी जो वीडियो आई है ये भी एक जिंदा और ताज़ा मिसाल है कि किस तरह से दुरुस्त एहतियाती तदाबीर और सड़क के हालात के मुताबिक गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया है, ये एक अहम सबक ये सिखाती है कि बर्फबारी के मौसम में गाड़ी चलाना ना सिर्फ महारत का काम है, बल्कि इसमें एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा कि कैसे बर्फीली सड़कों पर गाड़ियाँ बेकाबू हो जाती हैं, और एक शख्स ने अपनी जान को बचाने के लिए इस चलती हुई गाड़ी से छलांग भी लगा दी। और सड़कों पर बर्फबारी के दौरान गाड़ी चलाना कितना मुश्किल, कितना ख़तरनाक हो सकता है। आपके पास टायर्स पर चढ़ाने वाली चेन होनी चाहिए जब भी आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं, अगर हम मरी की बात कर लें, हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर लें, जहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सयाह बड़े शौक से इस मौसम में जाते हैं, और जाना भी चाहिए। इस तरह के एडवेंचर करने चाहिए, इस तरह के नज़ारे देखने चाहिए। लेकिन आपको सबसे पहले जो अपनी तैयारी है वो बड़ी ज़बरदस्त करनी चाहिए। गाड़ी आपको अच्छे तरीके से चलानी आती हो। इन सिचुएशंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जिस चेन की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने टायर्स पर लगाएं ताकि आपकी गाड़ी स्लिप ना हो सके। और मौसम के हिसाब से गाड़ी के टायर भी इस्तेमाल किए जाने चाहिए। और बर्फ़ में सफ़र करते वक्त सर्दियों के जो खुसूसी टायर हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि गाड़ी बेहतर तौर पर सड़क पर कायम रह सके, उसकी जो ब्रेक सिस्टम है वो सही से काम कर सके। इसके अलावा गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है हमेशा उस सिमत में मोड़ना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। और एक और अहम बात यह है कि बर्फबारी में ब्रेक लगाने के बजाय इंजन की ब्रेक का इस्तेमाल करना भी ज़्यादा महफूज रहता है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि ये वीडियो हमें सिखा रही है कि बर्फबारी के मौसम में हमें किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। हमें सड़क पर अगर फिसलन है, कम नज़र आता रास्ता है, सर्दी के असरात हैं जो गाड़ी को कंट्रोल को मुतासर कर सकते हैं, इसलिए जब भी बर्फीली सड़कों पर सफ़र करें तो हमेशा इस मौसम के मुताबिक अपनी तैयारी ज़रूर करें, गाड़ी के टायर ज़रूर चेक करें, और सड़क के हालात के मुताबिक अपनी जो स्पीड है उसको भी आपको लिमिट में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट ने तारीखी संगीमिल उबूर करते हुए दुनियाई क्रिकेट में वो कारनामा अंजाम दिया है जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत जैसी मजबूत टीमें भी नहीं कर सकीं। ग्रीन शर्ट्स ने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर पहली बार वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से वाइट वॉश किया है। जनूबी अफ्रीका जो अपनी होम कंडीशंस में हमेशा नाकाबिले शिकस्त रही है, कभी भी किसी टीम ने वाइट वॉश का सामना नहीं करवाया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी से ये रिवायत तोड़ दी। इस सीरीज में पाकिस्तान के नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब ने 2 शानदार सेंचुरियां स्कोर करके अपनी महारत का लोहा मनवाया और मैन ऑफ द सीरीज का एजाज़ भी हासिल किया। जोहानिसबर्ग में होने वाले इस आखिरी मैच में जो बारिश से मुतासिर हुआ, जहां पाकिस्तान ने 309 रन का हदफ सेट किया और जनूबी अफ्रीकी टीम को 271 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस कामयाबी ने पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक नया बाब रकम किया और आलमी क्रिकेट में पाकिस्तान का मकाम मजीद मुस्तहकम किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुनने का फैसला किया है। भारत के मैचेस अब यूएई में होंगे, जबकि बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाएगा। यह फैसला पीसीबी के तर्जुमान आमिर मीर ने तस्दीक किया है। शेड्यूल के मुताबिक कराची, रावलपिंडी और लाहौर मुख्तलिफ मैचेस की मेज़बानी करेंगे, जबकि एक सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में और एक सेमीफाइनल यूएई में खेला जाएगा। ये दोनों खबरें पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए गैर मामूली अहमियत रखती हैं और एक मरतबा फिर से दुनिया को दिखा रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान के अंदर बाहर दोनों जगह अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी ने हमें ज्वाइन किया है। समी, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के लिए जनूबी अफ्रीका को उसकी होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करना, आप क्या समझते हैं, कितना बड़ा कारनामा है ये, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी टीम के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल पर क्या असर डालेगी ये कामयाबी? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट पिछले कुछ अरसे से जिस दौर से गुजर रही थी, जो कुछ हमारी क्रिकेट के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसके बाद ये बिल्कुल ठंडी हवा का झोंका है। न सिर्फ ये ठंडी हवा का झोंका है, बल्कि आपने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जो तारीख में इससे कबल आप नहीं हासिल कर सके थे। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर हराना
और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की टीम्स को उनको हराना बड़ा मुश्किल होता है। वहां पे हमारे सब कॉन्टिनेंट की टीम्स जाके स्ट्रगल करती हैं। तो इसमें निस्बतन आप बजाय इसके कि आप सीरीज बराबर करें, आपने जीती और जीती भी आपने व्हाइट वॉश की, तो यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन क्रिकेट के लिए एक जबरदस्त खबर है। और इसके असरात को अगर आप लें तो मैं पहले भी जैसे मैंने कहा और हम पिछले कुछ अरसा से कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बुरी है नहीं जितनी बुरी परफॉर्मेंसेज हमसे हो रही थी। हमें अच्छी जीत चाहिए थी, हमें ऐसे टूर्नामेंट चाहिए थे। तो पहले ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये वाली जीत यकीनन इस टीम को जो है फतूहात के सफर पे डालेगी। ठीक है, मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के हवाले से कोई कमेंट अगर आप करना चाहें। उनकी जो कैप्टनसी आपने देखा कि वो मजीद बेहतर है, जिस तरह से पहले बाबर कप्तानी कर रहे थे उन पर बड़ी तनकीद थी। प्रोज एंड कॉन्स मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, वो नए हैं, उनको टाइम लगेगा, ये एक्सपीरियंस के साथ ये चीज आती है। अगरचे उनकी अप्रोच डिफरेंट है, वो निस्बतन अग्रेसिव है, वो उस तरह से जाते हैं कप्तानी, लेकिन आपको कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जहां पे आप ये समझते हैं कि फिर आपको थोड़ा सा और वक्त लगेगा। आखिरी मैच में निस्बतन आप देखें, हमने जैसे उनको दबोचा अपनी बॉलिंग से, तो उसमें उन्होंने वो दिमाग इस्तेमाल किया, जिसकी एक मिसाल आप ये ले कि साइम अयूब जो कि एक छठे बॉलर के तौर पे थे, उनको बर वक्त और सही जगह पे इस्तेमाल करना, उससे फायदा हुआ। उन्होंने 10 ओवर्स किए, 34 रन दिए और एक विकेट भी हासिल की। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन उनको टाइम मजीद लगेगा। और जब आपको ऐसी फतुहात मिलती हैं, आप जब जीतते हैं तो बहुत सी खामियों पे आपके पर्दा पड़ जाता है, लेकिन जरूरत है इस चीज के साथ साथ इसको देखा जाए, एग्रेशन के साथ साथ जो प्लानिंग है उसको भी लेके चला जाए और दिमाग भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अच्छा, साइम अयूब के हवाले से आपने बात की, उनकी बॉलिंग पर बात की, जिस तरह से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, 2 सेंचुरियां भी यहाँ पर स्कोर की और क्रिकेट उनकी बेहतर हो रही है। बहुत ज्यादा तनकीद का साइम को भी निशाना बनाया गया था, हमने भी तनकीद की थी जब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अब कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तानी टीम। और हमारा जो ओपनिंग पेयर है वहां पर हमें कुछ मुश्किलात अभी दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो तैयारियां की जा रही थी, ओपनिंग पेयर अब्दुल्ला शफीक अनफॉर्चुनेटली तीनों मैचेस में हमने देखा वो 0 पर पवेलियन लौट गए। नेक्स्ट ऑप्शन अगर कोई जहन में हो तो वो कौन सी हो सकती है साइम अयूब के साथ इन चैंपियंस ट्रॉफी फॉर ओपनिंग पेयर? देखिए, जहां तक आपके डिफरेंट सवाल है, मैं उसी तरह से इसको जवाब दूंगा। जो अब्दुल्ला शफीक है, बड़े, मैंने आपको पहले भी हमारी डिस्कशन होती रही कि खिलाड़ियों के ऊपर बुरे पैच आते हैं, बुरा वक्त आता है। अब्दुल्ला भी उस दौर से गुजरा है और उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। पहले ये कहा जाता था कि वो टेक्निकली सबसे ज्यादा साउंड है, फिर ये देखा गया कि वो बाहर जाती हुई गेंदों को फॉलो करते हुए, चेस करते हुए अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। अभी भी इस तरह आपने देखा, एक दफा वो ऐसे आउट हुए कि पैड और बैट के बीच में से बॉल निकल गया। तो अब्दुल्ला की तो ये बात है। जहां तक आप बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की, तो देखें, ये जीत खुद आपको जो है एक विनिंग ट्रैक पर डालती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, जो कि आपको आखिरी मैच में नजर भी आई। तो पाकिस्तान टीम में अभी देखें, मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा था, वहां पे इस दफा देखिए, जब आप जीतते हैं तो ये सब अपना पार्ट प्ले करते हैं, तब होता है आपका ओपनिंग स्टैंड जो है चलेगा, आपका मिडिल ऑर्डर की सपोर्ट आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी बॉलिंग है, बॉलिंग के जो डिफरेंट जो है सेक्शंस हैं वो अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है कि आपको फतह हासिल होती है। अभी आप देखें कि पाकिस्तान ने इस दफा मिडिल ऑर्डर में भी जो है, बाबर भी आप देख लें, वो भी रिदम में वापस आए हैं, उनकी फॉर्म किसी हद तक वापस आई है। उसके बाद सलमान अली आगा है, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, तो मिडिल ऑर्डर का मसला आपका यहाँ से हल हुआ है। बॉलिंग में भी आप देखते हैं, आखिरी मैच में निस्बतन हमारे बॉलर्स ने ज्यादा रन दिए, लेकिन आप शाहीन की मिसाल ले लें, 7 ओवर में उन्होंने काफी रन दिए हुए थे, लेकिन जहां पे जो विकेट चाहिए थी, जो आपके मेन स्ट्राइकिंग बॉलर का काम होता है, वो आके उन्होंने किया। तो जब ये सारे यूनिट चलते हैं तो आपकी तैयारी बहुत हद तक हो जाती है। जहां तक ओपनिंग की स्पेसिफिक बात है, हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अभी ये बात हो रही है कि शायद फखर जमान जो है उसको जरूरत है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बड़े मैचेस जीत चुके हैं,
और वो इम्पैक्ट प्लेयर है। जब वो खेलते हैं, जिस इनिंग में वो जब पूरी बारी लेते हैं, रन्स करते हैं, तो वो मैच पाकिस्तान जीतता है। तो शायद उनको मौका दिया जाए, लेकिन जो एक्सपीरियंस प्लेयर और जो यंग लॉट है, इसका जो कॉम्बिनेशन अभी बना है, मेरे ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड और जावेद इस पे प्लानिंग करे होंगे, इसको साथ लेके चला जाए। तो आप फिर ये समझते हैं कि दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? अभी जो टीम, जो फतवात का सिलसिला एक जारी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बाबर भी अब दोबारा से परफॉर्मेंस उनकी बेहतर होनी शुरू हो गई है। सलमान अली आगा को देख लें, कामरान गुलाम को देख लें, सुफियान मुकीम को एज अ स्पिनर बॉलर देख लें, अबरार को देख लें। आपको लगता है कि राइट कॉम्बिनेशन है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? जी, मैंने आपसे कहा कि आपकी यंग लॉट है, आपके 4 से 5 जो है यंग बच्चे आए हैं टीम में, और उनको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। आप सुफियान की आप देख लें, उनको रन्स पड़े आखिरी मैच में, लेकिन जिस वक्त उनको मौका मिला उन्होंने आउट कर दिए। वो निस्बत मुश्किल बॉलर है। इसी तरह अबरार की जगह उनको खिलाया गया था। आप के शाहीन जो है वो रन्स उन्होंने जरूर दिए हैं, लेकिन आप देखें कि वो 135 140 को रेगुलरली टच कर रहे हैं, तो वो पेस उनकी वापस आई है। नसीम शाह थोड़ा सा उनका कुछ मसला चल रहा है, पेस वो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लाइन उनकी जो है वो थोड़ी सी जो है डिस्टर्ब लग रही है। हारिस का भी थोड़ा सा मसला है। तो हम हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो अगर जो आपका क्वेश्चन है कि इसी स्क्वाड के साथ, मेरे ख्याल है फास्ट बॉलर में अगर हमें डोमेस्टिक पे देखना चाहिए, जो इस वक्त रिदम में है, फॉर्म में है, एक आध बॉलर आप सपोर्ट में वो ले लेते हैं। मेन बॉलर्स आपके यही हैं, और इस स्क्वाड के साथ ही जाएंगे। आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उम्मीद है कि आप टफ टाइम देंगे डिफरेंट टीम्स को। ठीक है। और समी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो बेंच स्ट्रेंथ है, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं फिर जिनको एडअप किया जा सकता है? देखिए, आपके पास काफी पिछले 1-2 साल से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टीम के साथ हुए हैं। आपके ओपनिंग पेयर्स को ले लें, पहले हमने अभी पिछले T20 में आप देख लें कि हमने 6 मैचों में तकरीबन 5 डिफरेंट पेयर्स को आजमाया था। उसमें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थे। उसमें सब्जा फरहान आए, उसमें उमैर आए, उमैर बिन यूसुफ आए, अब्दुल्ला शफीक थे, फिर कभी बाबर और वो जा रहे थे। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ हम गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ रिजल्ट्स मिले हैं, तो मेरे ख्याल उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। साइम का एक इशू था, साइम की उस तरह से वो कंसिस्टेंट नहीं थे, या वो 40 करते थे वो आउट हो जाते थे, वो 40 को 50 में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, और जब 50 करते थे 60-70 पे आउट हो जाते थे। इस दफा वो फर्क उन्होंने देखा है, और ये होता है जब आप खेलते हैं, आपको एक्सपीरियंस आता है, आपको समझ आती है, तो आप लंबी बारी खेलते हैं। लंबी बारी खेलते हैं, आपका दिल बड़ा होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप देखें, आपको और साइम ने भी बहुत आगे जाना है, उनके पास बहुत क्रिकेट है। तो बेंच पे हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन जिन लड़कों ने आपको परफॉर्म कर दिया हुआ है, देखिए आप 4-5-6 लड़के यंग तो वैसे लेके गए हैं। तैयब आपके साथ हैं, इरफान नियाजी आपके साथ हैं, जहांदाद खान आपके साथ हैं, सुफियान मुकीम है, मयूब खुद हैं। तो ये इसी कॉम्बिनेशन भी होगा कि आपके पास यंग बच्चे भी हों जो टैलेंटेड है, और उसके बाद एक्सपीरियंस लोग भी हों। अच्छा समी, हमने अब कुछ सीरीज में ये देख लिया कि जो स्पिनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, और लंबे अरसे के बाद कुछ स्पिनर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की जीत में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे अगर हम सुफियान की भी बात कर लें, अबरार की भी बात कर लें, कहीं ना कहीं बॉलर्स पाकिस्तान को विकेट लेकर देने में कामयाब रहे हैं। इंग्लैंड की सीरीज़ में साजिद खान की बात करें, नुमान की बात करें, तो वो सीरीज़ जितवाने में अहम किरदार अदा किया। होम ग्राउंड पर अब चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, तो हमें इन स्पिनर से भी फ़ायदा उठाना होगा। आप क्या समझते हैं? सुफियान की बात करें, अबरार हैं, तो साजिद हैं या रोमान हैं, कौन से ऐसे स्पिनर हैं जिनको हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख सकते हैं? देखें, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट हैं। T20 और वनडे व्हाइट बॉल बिल्कुल एक और तरह की वो है, और जब रेड बॉल पे आते हैं एंटायरली डिफरेंट अप्रोच है क्रिकेट की। आपको डिफरेंट अप्रोच से खेलना होता है। तो जब आपके टेस्ट क्रिकेट हो रही होती है, तो उसमें आपके वो बॉलर्स होते हैं जो विकेट ज्यादा लेने की सलाहियत रखने के साथ लंबी बॉलिंग कर सकते हैं। तो आपको जो नुमान और साजिद हैं, वो वहां पे आपको इसीलिए ये रेड और व्हाइट बॉल की जो तकसीम है वो आपको उस तरह से वहां पे नजर आती है। काफी अरसे से इस चीज के ऊपर मेहनत हुई है। सुफियान भी नीचे से आया, उसने वो हमारे इधर नॉर्दर्न क्रिकेट का ही बच्चा था, यहाँ से वो आउट करते करते 19 से फिर पाकिस्तान है शाहीन में उसने परफॉर्म किया है, वहां से आया। इसी तरह अबरार भी जो है वो मुतासिर करते हुए आया। तो इन लोगों ने अपनी जगह बनाई है, और मेरे ख्याल इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे ये। और
अभी एक और चीज जो देखने में आ रही है कि साइम जो कि एक छठे बॉलर के तौर पे लगे हुए हैं, जो किसी वक्त में आमिर सुहेल देखें पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन होते थे और 3-4 ओवर करने के लिए आते थे, वो 6-7 कर लेते थे और फिर वो 10 ओवर करने लग गए थे। तो वो आपके जो छठे बॉलर से 5वें बॉलर बन गए थे। तो साइम में मुझे नजर आता है जिस तरह से वो हार्डवर्क करते हैं या उनकी जो अप्रोच है, जिस तरह उन्होंने ये स्पेल किया है, तो वो जल्द जो है छठे से 5वें बॉलर आपके बन जाएंगे और जो बड़ा फायदा होगा। इसी तरह आपके जो सलमान अली आगा हैं, आप देखें उन्होंने मुतासिर किया है, उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है। जिस तरह से सेकंड लास्ट मैच में देखें वो आए, उन्होंने वो उस तरह की प्रेशर सिचुएशन में उसको हैंडल किया और फिर पाकिस्तान टीम को जीत की तरफ लेके गए। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो ये उनका एक्सपीरियंस उन्होंने इससे गेन किया है और उनको काफी कॉन्फिडेंस से मिला है। इसी तरह आखिरी में मैच में डिफरेंस ऐसे खेले, तो वो जो बॉलिंग कर रहे हैं इस बैटिंग के बाद, वो भी फायदा है हमारे लिए। और वो एज ए स्पिनर उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया, बड़ा इंप्रेस किया और उन्होंने भी जीत में किरदार। ठीक है। अच्छा सभी, लास्ट कमेंट में आपसे बस चाहूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बहुत बड़ा मार्का था जो पाकिस्तान ने सर भी कर लिया, जैसे हाइब्रिड फार्मूला कह लें, फ्यूजन फार्मूला कह लें, एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए बीइंग अ होस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी का जब शेड्यूल है उसके मुताबिक जो मैचेस होने हैं, मेजबानी पाकिस्तान के पास है, आपको लगता है कि और चैलेंजेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? नहीं, जिन चैलेंजेस का सामना था वो पिछले एक दिहाई से ज्यादा था। हमने बड़ा स्ट्रगल किया, हमारी क्रिकेट ने, हमारे शायकीन क्रिकेट ने अल्लाह अल्लाह करके श्रीलंका ने ही आगाज किया, वो आया, फिर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, डिफरेंट टीम्स आई, एशिया कप हुआ और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहे हैं। एक हर्डल थी बीच में, लेकिन उसका एक हल निकल आया। ठीक है, इंडिया। ठीक है समी, बहुत शुक्रिया। वक्त की हमारे पास कमी है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया में तरक्की के मौके हासिल करने के लिए बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI का किरदार इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यही सरमायाकारी ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करती है और नई टेक्नोलॉजीज़, महारतों और मौके के दरवाजे खोलती है। ख़ासतौर पर माल्टा जैसे मुल्क के साथ पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात पर बात करना बहुत ज़रूरी है। माल्टा बहर रोम के मरकज़ में वाक़ न सिर्फ एक तिजारती मरकज़ के तौर पर जाना जाता है, बल्कि इसकी खूबसूरत सयाहत भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तानी सरमायाकारी काउंसलर ज़ियाउल नूर साहब, जो माल्टा में पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं। उनसे हम दो तरफा सरमायाकारी, उमूर, तिजारत और सयाहत के फ़रोग़ पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए माल्टा और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया इक़दामात हैं वो क्या किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बता किया अपने प्रोग्राम में और आपकी टीम का। इसके ऊपर काफ़ी डिलीजेंटली और काम हो रहा है, जो कि पाकिस्तान को मैं लॉबी कर रहा हूँ। यहाँ पे सेवरल मीटिंग्स हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और ट्रेड मिनिस्टर जो हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। ठीक है। इसी तरह जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ माल्टा, और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला जनवरी के बाद रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बड़े पॉजिटिव सबने लिया है और सब इसकी सपोर्ट में है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स जो है आए, ये माल्टा इंपोर्ट करें। माल्टा एक बड़ी मार्केट है जो कि जहां पाकिस्तान की जो है वो अभी तक पूरी तरह नॉलेज नहीं है यहाँ बिजनेसमैन को। तो मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं बिजनेसमैन के साथ भी। उनको मैं कन्विंस करता हूँ कि आप रादर देन इंडिया और चाइना और दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करने के पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें, जो कि हाई क्वालिटी हैं और कम्पिटिटिव प्राइसेस भी होंगी। तो ठीक है। और ज़िया साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए माल्टा में जो सरमायाकारी के मौके हैं वो कौन कौन से हैं, और माल्टा में जो पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी जो ऑलरेडी काम कर रही है उन्हें कौन से चैलेंजेस का सामना है वहां पर?
फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैं आपको माल्टा के बारे में बताऊं कि यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेसी बड़ी कम है, रेड टेप नहीं है। गवर्नमेंट जो है सपोर्ट पे है कि कोई भी फॉरेनर आए, पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क का हो, उनको वो बड़ा इनकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए और तजारती माहौल के लिए। तो जो पाकिस्तान है उनके लिए, पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ईयू फंडिंग्स बहुत मौजूद है उनके लिए, जो कि यहाँ पे, क्योंकि माल्टा जो है इटसेल्फ कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता। माल्टा सब चीजें A to Z जो है, पानी से लेके फूड प्रोडक्ट, सीमेंट, मार्बल, सिरेमिक, एवरीथिंग वो जो है इंपोर्ट करते हैं। आजकल वो जो है ज्यादातर इंपोर्ट्स इंडिया से कर रहे हैं। तो जो है मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन विदाउट द बैक होम प्लेयर्स जो मैं माहौल क्रिएट करूँ यहाँ पे, इन्वायरमेंट बेटर जो बिजनेस इन्वायरमेंट है सरमायाकारी वालों के लिए, तो अगर बैक होम प्लेयर्स नहीं होंगे तो इट विल बी नॉट पॉसिबल टू अचीव दैट। ठीक है। और आप किस तरह से देख रहे हैं जो तिजारती हुजम है, फिर उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं? स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अशिया बरामदात दरामदात में दोनों ममालिक को भी जिससे बहुत ज़्यादा फायदा हो? यहाँ पे जी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन कराया है पाकिस्तान सेंटर का, जो कि हब के तौर पे काम करेगा, जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन को और माल्टीज बिजनेसमैन की नेटवर्किंग करेगा, उनको कनेक्ट करेगा। और फोटोज में या जो है चीजें तो सब देखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सेंटर कायम किया है जहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हाई क्वालिटी हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स है, सर्जिकल है, सिरेमिक्स है, मार्बल है, टेक्सटाइल में पाकिस्तान इज नंबर 1। तो वो चीजें यहाँ पे एग्जिबिट हों और फिजिकली जो है यहाँ पे बिजनेसमैन को इनवाइट किया जाए माल्टा के, और फिजिकली वो आके उन प्रोडक्ट्स को देखें कि क्वालिटी क्या है, तो वो ऑर्डर करें। स्पेशली मैं कहूँगा कि जो टेक्सटाइल में है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यहाँ पे इस साल 10 मिलियन को क्रॉस कर गया है जो विजिटर्स हैं और टूरिस्ट आते हैं माल्टा में। तो यहाँ पे होटल्स बहुत हैं, उसके लिए फिर फूड प्रोडक्ट्स के लिए जरूरत है, राइस की बहुत जरूरत है जो कि सारा इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम अगर क्लोजली काम करें और सारे प्लेयर्स अपना किरदार अदा करें, जो कि हमारे ताजर भाई हैं, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ज़िया साहब गवर्नमेंट के लेवल पे अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान और माल्टा के दरमियान कोई ऐसा नया तिजारती मुआहदा हुआ हो या उस पर कोई बात हो रही हो? उसके ऊपर जी वर्क हो रहा है, जो है माल्टा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उनके साथ भी गवर्नमेंट लेवल पे वो हो रहा है सारा जो है। ठीक है। और माल्टा जिस तरह से बहुत ही जी कंटिन्यू कीजिएगा, जी कंटिन्यू कीजिएगा। जो माल्टा ये इसकी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों को देखने के लिए। उनके प्रेसिडेंट से और दूसरे बाप से मेरी जो है मीटिंग्स चलती रहती हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इंशाल्लाह ताला बड़े ही करीब इन जनवरी फरवरी में वी विल एबल टू साइन सम कॉन्ट्रैक्ट्स। पाकिस्तान एम्बेसी जो है, स्पेशली एम्बेसडर साहब जो है हिज एक्सीलेंसी इमरानी साहब, और वहाँ पे चार्डी अफेयर है मैडम फातिमा, दे आर वर्किंग वेरी क्लोजली, सपोर्टिंग मी एंड असिस्टिंग मी वेरी वेल। और मैं ठीक है एग्जैक्टली जो काम कर रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और BOI की जो डायरेक्शंस हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ और अनथक काम कर रहा हूँ दिन रात इसको। आई वांट टू अचीव अ रिजल्ट सो एवरीवन कैन सी दैट।
ठीक है ज़िया साहब, माल्टा की जो नायब वज़ीर आज़म है उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है। आपने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली सरमायाकारी तो ज़रूरी है, इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी इन्वेस्टर्स का यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त अगेंस्ट जा रही हैं। जब हम बिजनेस फोरम की रिपोर्ट देख रहे हैं तो उसमें तो ये कहा जा रहा है कि मुश्किल तरीन साल है और 2025 भी ईजी नहीं होगा इन्वेस्टर्स के लिए, तो वहाँ से भी यहाँ इन्वेस्टर्स को लाना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इस हवाले से आपकी क्या बातचीत हुई? मेरी जी उनसे बात हुई है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी फेवर में है यहाँ से दो तरफा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि यहाँ से माल्टीज, और उन्होंने मेरे साथ जो है प्रॉमिस किया है और एग्रीड थे कि ही विल ऐड द डेलीगेशन टू द पाकिस्तान, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनको लेके जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मार्च अप्रैल में विल एबल टू मैच्योर दैट फॉर द डेलीगेशन, क्योंकि मुझे BOI को भी जो है वो इन्फॉर्म करना है और उनसे परमिशंस लेनी है, और इंशाल्लाह ताला मैं रिक्वेस्ट उनसे करूंगा कि वो उसको एज ए स्टेट गेस्ट ट्रीट करें। एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ मेरी हुई है बात और वो 100% रेडी है। दैट इज ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड इन द सोलर पैनल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के। वो ग्रुप ने जो है डिफरेंट कंट्रीज में की है इन्वेस्टमेंट। वो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है दे विल डू 100+ मिलियन यूरो जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, जो कि सोलर एनर्जी में है। ठीक है। अच्छा, माल्टा जिस तरह से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम कह लें कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, पाकिस्तानी सयाहों को जब हम देखें तो उनके लिए माल्टा किस तरह से मजीद पुरकशिश बनाया जा रहा है, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इस वक्त तो मैं वन साइड काम कर रहा हूँ कि जो माल्टीज हैं उनको पाकिस्तान के मुतालिक जो अवेयरनेस हो, तो वो उनको मैंने जो है वो लॉबी कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान को भी देखें कि पाकिस्तान की ब्यूटीफुल जो नॉर्दर्न एरियाज हैं और इस्लामाबाद है, और जब वो वहाँ जाएंगे तो सिर्फ वो सेहत का फायदा नहीं होगा, उसमें वो वहाँ की प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, लोगों को भी, कल्चर को भी, तो वो जो है एक बहुत पॉजिटिव चीज होगी। मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ जो कि जनवरी फरवरी में वो भी जो है कुछ ग्रुप्स पाकिस्तान के लिए रेडी होंगे जाने के लिए, जो है बिजनेस से और अदरवाइज सेहत के लिहाज से। इसके अलावा जो है राना साहब हैं वहाँ पे PTDC के MD हैं, वो बड़ा मुझे असिस्ट कर रहे हैं और मुझे बड़ा सारा मटेरियल भी दे रहे हैं सॉफ्ट कॉपीज में, जो है वो उसको प्रमोट करने को कैपिटलिज्म। अच्छा ज़िया साहब, अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में बैरून मुल्क जा रहे हैं, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो दूसरे ममालिक में सेटल भी हो रहे हैं। माल्टा के वाले से स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ने अगर आना है उनके लिए माहौल कैसा है, एजुकेशन वहाँ पर कैसी है, किसी ने अगर बिजनेस डेवलप करना है वो कैसा, किस तरह के मौके उनके पास मौजूद हैं, और वो ऐसे बिजनेसमैन जो प्रॉपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी गाइड कीजिएगा। बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश है। तो जो है स्टूडेंट्स के लिए दिस इज द बेस्ट कंट्री, क्योंकि जो अगर आप रेस्ट ऑफ यूरोप में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज जो उसको सीखना पड़ेगा पहले, तो उनके लिए बहुत इजी टास्क होगा यहाँ पे, और इसके ऊपर भी वर्क हो रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान में जो है चंद एक कॉलेजेस उनके साथ बात चल रही है, और यहाँ पे एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, इसी तरह माल्टा यूनिवर्सिटी है, उनके साथ भी बात चल रही है कि अगर वो अकोमोडेट करें हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है। और आप किस तरह से देख रहे हैं जब हम CPEC के हवाले से बात करते हैं, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा मंसूबा है पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर, माल्टा की शमूलियत के मौके भी क्या इसमें पैदा किए जा सकते हैं? ऐसी भी कभी को बात हुई है? Malta can be a very outstanding player in that, कि वो माल्टा जो है वो यहाँ से इनका जो ये बहरी तिजारत है, इनके जो मॉडर्न जो पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स, उनके ऊपर जो है ये एक किरदार अदा कर सकते हैं, फाइनेंशियली किरदार अदा कर सकते हैं,
क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी फंडिंग्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी अवेल कर सकते हैं अगर वो यहाँ पे लाइट इंडस्ट्री लगाएं। मेरी चंद एक महीने पहले जो हमारे यहाँ के हेल्थ के मिनिस्टर हैं उनके साथ बड़ी क्लोजली और डिस्कशन हुई और उन्होंने बड़ा जोर दिया कि पाकिस्तान से डॉक्टर और नर्सेज आनी चाहिए, जो कि अभी इंडिया से तकरीबन 5000 के करीब नर्सेज आई हैं और केयर वर्कर्स। ठीक है, तो पाकिस्तानी भी आनी चाहिए, वो भी एग्री करते हैं। लेकिन सारा कुछ आके रुक जाता है कि हमारे वहाँ पे बैक होम प्लेयर्स होने चाहिए कि जो इसको अचीव करने में हेल्प करें। ठीक है। अच्छा, माल्टा में जिस तरह से पाकिस्तानी सिफारत खाना है, मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के फरोग के लिए भी कोई प्लानिंग फिर कर रहा है? पाकिस्तान की सफारत खाना तो नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है। वो जो तुनिस है, तुनिसिया, वहां से वो इसको करते हैं हैंडल। एम्बेसडर साहब की जुडिक्शन में है माल्टा, जो तुनिस में है, वो काफी हेल्प कर रहे हैं, बट ही इज नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर। ठीक है। और दोनों ममालिक में जो सकाफती तबादलों के फरोग के लिए कोई खुसूसी प्रोग्राम है, ऐसा कोई? एक्चुअली पाकिस्तान और माल्टा बड़े क्लोजली रिलेशन है, क्योंकि जब इनकी एयरलाइन बनी थी तो PIA ने उस एयरलाइन को फॉर्म किया था और उसके बाद जो है पहला पायलट जो ट्रेंड हुआ और जिसने फ्लाई किया वो पाकिस्तानी था। इनफैक्ट PIA के जो जहाज थे उनको इन्होंने अपना पेंट करके और वो जहाज भी यूज किए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं, भुट्टो साहब के ज़माने में कोई तकरीबन 400 के करीब नर्सेज और डॉक्टर्स को भेजा गया यहाँ पे। तो पाकिस्तान के साथ इनके काफ़ी रिलेशन रहे हैं, लेकिन उसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हम इस नज़र से देखते हैं कि माल्टा एक छोटा सा जजीरा है। वो तो है, लेकिन जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वेरी वास्ट, क्योंकि सारी दुनिया से जो मेन इन्वेस्टर्स हैं उनके हेड ऑफिसेस यहाँ पे हैं, आई गेमिंग कंपनीज के, और पाकिस्तानी जो हैं हम यहाँ पे नहीं हैं अभी। ठीक है। और अभी ज़िया साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी तादाद? जैसे आपने बारहा मुझे बताया कि जो इंडियंस हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल्टा की मार्केट में। अगर हम उनकी लेबर के हवाले से बात करें, मेडिकल स्टाफ के हवाले से बात करें, वो बड़ी तादाद में जा रहा है। पाकिस्तानियों का क्या नंबर है वहाँ पर? पाकिस्तानी क्या रोल अदा कर रहे हैं? पाकिस्तानी जी यहाँ पे कुछ नर्सेज हैं जो कि 3-4 साल पहले आई थी, वो काम कर रही हैं और बड़े पॉजिटिव उनके मुतालिक जो है वो है व्यूज यहाँ पे गवर्नमेंट के। मैं एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अफेयर्स को भी मिला था, तो उन्होंने कोई कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमें कोई कंप्लेंट आ रही हो पाकिस्तानियों की या कुछ। उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी सरमायाकारी काउंसलर माल्टा ज़िया नूर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, जिसमें से वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त माल्टा में भी मौजूद हैं और वहाँ के भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं और इन फ्यूचर वहाँ से हो सकता है कि एक डेलीगेशन इन मार्च एंड अप्रैल पाकिस्तान विजिट भी करे और ये जो तजारत का सिलसिला है दोनों ममालिक के दरमियान ये शुरू हो सकेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, खुश्क मेवाजात या ड्राई फ्रूट सर्दियों के मौसम में हमारी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये खुश्क मेवाजात एक कुदरती तोहफ़ा है जो न सिर्फ जायके में लज्जत बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के फ़वाइद से भी भरपूर हैं। इनमें प्रोटीन भी है, ज़रूरी फैटी एसिड्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ग़िज़ाई अज्जा भी शामिल हैं जो कि हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाने और दिल और दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। मुनासिब मिकदार में अगर हम खुश्क मेवाजात का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ताहम माहिरीन ये भी कहते हैं कि उनका इस्तेमाल 20 ग्राम रोजाना तक महदूद रखा जाए ताकि इनके फ़वाइद से भरपूर इस्तेफादा किया जा सके, क्योंकि खुश्क मेवाजात का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारे जिस्म में चर्बी और कैलोरीज की ज़्यादती का सबब भी बन सकता है, जिससे
हमारी सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। और आमतौर पर देखते हैं कि रूटीन भी यही है कि ड्राई फ्रूट्स खाते हुए हम क्वांटिटी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और धड़ाधड़ ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, जो कि यकीनी तौर पर गलत है। सर्दियों में खुश्क मेवाजात का जो इस्तेमाल है और उनके फ़वाइद की अगर बात की जाए तो ये न सिर्फ हमारे जिस्म को वार्म रखते हैं बल्कि तवानाई भी फराहम करते हैं। इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा सर्दी के असरात से बचाव में मददगार भी साबित होते हैं और हमारे जिस्म को अंदर से तवानाई बख्शने में भी मदद देते हैं। अगरचे खुश्क मेवाजात ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, लेकिन इनकी कीमत बाज़ अफराद की पहुँच से दूर होती है, बल्कि बाज़ अफराद की नहीं, शायद मैक्सिमम जो इस वक्त क्वांटिटी है लोगों की वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ऐसे में हमें मुतबादिल की ज़रूरत भी महसूस होती है जो सस्ते और दस्तयाब हों, जैसे कि अगर मकामी फलों के हवाले से बात करें, सब्जियों के इस्तेमाल के हवाले से बात करें, मिसाल के तौर पर मौसम के मुताबिक फलों और खुश्क दालों का जो इस्तेमाल है वो भी एक अच्छा मुतबादिल साबित हो सकता है, जो कि तवानाई और ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। इसी हवाले से हमने आज शोबे ज्वाइन किया माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नीका ज़ाहिद साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो बताइएगा कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि ज़्यादा मिक़दार में ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं और किस तरह से हमारी जो हेल्थ है उसके लिए वो बेहतर हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पैक्ड हैं न्यूट्रिएंट्स से, इसमें बेतहाशा न्यूट्रिएंट्स है। अगर हम इनके बेनिफिट्स की या न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो एक लंबी लिस्ट है। ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ए है, विटामिन ई है, जो आपके फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बहुत हैवी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका जो है फैट है आपका, जो कि आपको चाहिए होता है, गुड फैट जिसको हम कहते हैं, ये उसका बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो आपका डाइटरी फाइबर है उसका बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत सारे लोगों का जो डाइटरी फाइबर है वो पूरा नहीं हो पाता, उनकी डाइटरी रूटीन इस तरह की होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा इसमें आयरन है, ये प्रीबायोटिक्स है, एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स व्हाट, मतलब ये आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। और जो सर्दियों में हमारी डाइट होती है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाए, क्योंकि जो सर्दियों की कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कुछ वायरल इश्यूज हैं, फ्लू हैं, कोल्ड है, कफ है, तो ऐसी चीज़ों को बीट करने के लिए हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करे। सो ऐसे केस में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये फिर हम क्यों करते हैं कि हम इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में करते हैं? हम गर्मियों में ज़रा अवॉइड कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक्नी हो जाएगी या गर्मी हो जाएगी। ये मिथ है, ये फैक्ट है, ये क्या है? अच्छा, ये तो टोटली मिथ है, ये हमने खुद से ही बनाई है। कहीं भी आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो आपको ये नहीं कहती कि आपकी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की सिर्फ सर्दियों में ही ज़रूरत है, ये तो आपको गर्मियों में भी चाहिए ना। तो ये हमने खुद से, यहाँ पर जो चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत होती है वो ये है कि आपके जो बाकी के डाइटरी सोर्सेज हैं आप उनको मैनेज करें। आप ड्राई फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हैं, साथ में आपका वाटर इंटेक अप टू द मार्क नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये इश्यूज़ होंगे, आपको एक्नी होगी, आपको स्किन इश्यूज़ होंगे, और बाकी की कंप्लेंट्स या बाकी के जो हेल्थ इश्यूज़ आपने अपने जहन में सोच रखे हैं वो आपको होंगे जब तक आप अपने बाकी की डाइटरी रूटीन को नहीं मॉनिटर करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह से अब इसमें फ़िश आ जाती है, ड्राई फ्रूट्स हैं, एग्स हैं, या कोई और जो कैलोरिक रिच फूड्स हैं, हमने उनको खुद से ही सर्दियों के साथ एसोसिएट कर रखा है, जबकि उनकी ज़रूरत हमें गर्मियों में भी होती है, लेकिन उसके साथ हमें अपना जो बाकी का डाइटरी इंटेक है वो मैनेज करना। ठीक है, अच्छा फिर बात आ जाती है ज़रा क्वांटिटी पे कि कितनी क्वांटिटी हमें खानी है। जैसे अभी मैंने भी बताया कि बहुत से ऐसे माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना, और 20 ग्राम तो हमारा स्टार्टर भी नहीं होता जितनी क्वांटिटी में हम लोग खाते हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके भी नुकसानात क्या हैं वो भी बता दें। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं, आपकी हेल्थ को ये मल्टीपल वेज में बहुत सारी डिजीज़ से ये आपको प्रिवेंट करता है, और बहुत सारी डिजीज़ जब हो जाती हैं तो उनकी प्रोग्रेशन को या उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बचाता है। बट यहाँ पर जो चीज़ आपने कंसीडर करनी है वो पोर्शन साइज़ है, इसकी क्वांटिटी। जैसे आपने ऑलरेडी बताया 20 ग्राम पर डे आप ले सकते हैं, और अगर आप ग्राम्स में भी नहीं मेजर कर सकते, ये आपके लिए मुश्किल है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला ये है, एक मुट्ठी आप डेली ले लें। आपकी मुट्ठी का जितना भी साइज़ है, जितने उसमें ईजीली ड्राई फ्रूट्स आए उतने ड्राई फ्रूट्स आप कंज्यूम करें। अगर आप इतने ड्राई फ्रूट्स मिक्स, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर आप इतने ड्राई फ्रूट्स डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो जो आप हेल्थ इश्यूज समझते हैं कि हमें होते हैं ड्राई फ्रूट्स की वजह से, एक्नी और इससे रिलेटेड और स्किन इश्यूज, तो आपको ऐसी कंप्लेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने सर्दियों में भी कंसीडर करनी है, वो ये है आपने अपना जो वाटर इंटेक है वो अप टू द मार्क ही रखना है। इसमें यह है कि कुछ लोग ये करते हैं कि ये समझते हैं अच्छा अब गर्मियाँ हैं, अब हमने ज़्यादा पानी पीना है, और सर्दियाँ और कम पानी का इस्तेमाल करना है। सर्दियों में भी जी जो आपकी बॉडी का जो
जो है यूरिनेशन है, परस्पायरेशन है, वो तो अपनी रूटीन से हो रही है। तो बॉडी को तो ये चीज़ नहीं पता, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है 70% वाटर है, और जो बॉडी की बाकी की केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होनी है। तो जब आप वाटर की क्वांटिटी को कम कर लेते हैं तो आप अपनी बॉडी के जो आप हेल्दी फूड सोर्सेज ले भी रहे हैं, आप उनकी एब्जॉर्प्शन, उनका मेटाबॉलिज्म, उनकी डाइजेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, अच्छा किंग ऑफ ड्राई फ्रूट आप क्या समझती हैं कि वो कौन सा है? कोई एक स्पेसिफिक जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, क्योंकि बजटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, लोग आजकल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई एक ऐसा ड्राई फ्रूट कि अगर वो सारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक ड्राई फ्रूट ले लें, उससे वो मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं। अच्छा, अगर तो हम बजट को भी कंसीडर करें और ड्राई फ्रूट्स को भी, और उसकी जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हों, तो फिर देन वी हैव पीनट। जो पीनट है वो इकोनॉमिकल है बाकी ड्राई फ्रूट्स के निस्बत। जी जी, वो भी वैसे काफ़ी महंगी जी हो जी चुकी बिल्कुल है ऐसे पहले ही की है। निस्बत। तो उसमें यह है कि आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, अब आज जो है हमारा ओबेसिटी का रेट वो बहुत हाई जा रहा है। एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे साथ साथ खाने के साथ हमें फ़ायदा मिलने के साथ हमारा वेट भी मैनेज हो जाए, वेट लॉस में भी वो हमें हेल्प करे। तो पीनट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि आपके वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगेन जो चीज़ आपने पहले डिस्कस की, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पोर्शन साइज कंसीडर करना है। वो हम जो उसका रिकमेंडेड क्वांटिटी है वो एक मुट्ठी है, लेकिन जैसा कि आपने कहा ये तो हम स्टार्टर के तौर पर ले जाते हैं या बिल्कुल टेस्ट करने के चक्रों में ले जाते हैं। अभी तो हमने प्रॉपर सिटिंग करनी है और फिर हमने बिल्कुल ऐसी, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी 3 घंटे चल रही है, तो वो 3 घंटे वो ड्राई फ्रूट भी कंटिन्यू हो रहा है। और मूंगफली में भी यही है कि जिससे आमतौर पर हम लोग रेडियो से खरीद लेते हैं, तो वहां पर यही कहा जाता है कि यार 1 पाव दे दीजिएगा। तो 1 पाव का मतलब है 250 ग्राम। जी बिल्कुल, और खानी हमें 20 ग्राम है और हम 250 ग्राम आराम से खा लेते हैं। जी जी, ये तो बिल्कुल आम है। ये तो वो बंदा भी खा जाता है जो आप ये कहें अंडरवेट है या नॉर्मल, ना सिर्फ कि ये कि कोई बहुत जो हैं ओवरवेट लोग हैं या जिनकी एपिटाइट बहुत हाई है, सिर्फ वो लोग नहीं इतनी खाते हैं। मतलब 250 ग्राम्स तो एक रूटीन बन नॉर्मल है। और फिर अच्छा, इसके 250 ग्राम के मैं पहले चाहूंगा कि आप साइड इफेक्ट्स बता दें वो भी लोगों को कि अगर आप 250 ग्राम खा रहे हैं एक दिन में तो उससे होगा क्या? अच्छा, इससे क्या होगा, एक तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। देखिए इसमें कैलोरीज बढ़ जाएंगी। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कैलोरिक डेंस भी हैं, न्यूट्रिएंट डेंस होने के साथ साथ, क्योंकि ये एनर्जी डेंस है ना, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो पैक्ड फॉर्म में आ जाते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनमें जो है डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू फ्रूट का वाटर निकाल दिया जाता है, तो बाकी के न्यूट्रिएंट्स पैक्ड हो जाते हैं। जब आप इतनी एक्सेसिव क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले तो ये आपका जो कैलोरिक इंटेक है वो बढ़ जाता है। मतलब अगर हम ऑन एन जनरल बेसिस बात करें तो 100 ग्राम जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो 250, 200, 300 कैलोरीज इतनी प्रोवाइड करें। अब आप इसको 250 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखें आपका जो कैलोरिक इंटेक है वो कहाँ पर गया, और आपका फिर इसी तरह से डेफिनेटली आपका वेट नहीं रिड्यूस होगा। फिर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो इसके बेनिफिट्स थे वो बेनिफिट्स की बजाय आपको उल्टा इसका नुकसान होना सारे ठीक हो गया। अच्छा, एक आपने ये चीज़ कही, ऑब्वियसली इसका जो मीनिंग है उसके नाम से पता चला, ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात। फिर ये क्यों कहा जाता है कि अंजीर आप भिगो कर खाएं, आप बादाम भिगो कर खाएं? तो फिर वो कोई लॉजिक समझ नहीं अच्छा, आती कि उसकी रीज़न क्या है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए? जी जी बिल्कुल। जैसे आमंड्स की आपने बात की ना, तो अगर हम वो सॉग करके लेते हैं ना तो जो उसके एंजाइम्स है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है। तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो ईजी हो जाती है। कुछ लोगों में इस तरह से होता है कि जो आमंड्स है उसके ऊपर जो छिलका होता है उसके ऊपर टैनिन्स होते हैं, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन उसकी हिंडर हो रही होती है। ठीक है, ये कुछ सिनेरियोज में, और ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब भी आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं वो सॉग्ड करके लेने हैं, वो टेस्ट फिर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और इसके अलावा मतलब कहीं भी जो गाइडलाइंस है वो आपको ये नहीं कहती कि आपने जब भी लेने आप सॉग लें, ओवरनाइट सॉग दो और इस तरह से इसको पील ऑफ करके लें। आप ऐसे भी ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका हेल्थ एक्सपर्ट समझ रहा है, आपकी पूरी हिस्ट्री देखने के बाद वो कुछ ऐसे पैरामीटर्स को देख रहा है, तो वो अपनी उसके अकॉर्डिंगली असेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपको डाइजेस्ट इजीली हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि उसके एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं ना। अब जैसे हम बच्चों को दे रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, जो मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएट किया, और ये एक रियलिटी भी है, फैक्ट भी है। वो आपकी कोग्निटिव स्किल्स को बढ़ाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट को बेहतर करते हैं। तो जब आप सॉफ्ट फॉर्म में लेते हैं तो उससे इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, तो जो आपका मेमोरी इन्हांस करने का प्रोसेस है वो बेहतर हो जाता है। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ जिस तरह से क्योंकि ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था कि कुछ सोशल मीडिया पर हम आजकल बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है कि आप ड्राई फ्रूट को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो 3 दिनों में ऐसे हो जाएगा या 5 दिनों में ऐसे हो जाएगा। अंजीर को अगर आप डिप कर देते हैं जैतून के तेल में, ऑलिव ऑयल में, ये क्या साइंस है जी, आपको बहुत ज़्यादा ताकत देगा?
अच्छा, अगर तो आप आमंड्स लेते हैं तो नो डाउट जो आमंड्स है वो आपको हेल्प आउट करते हैं आपका इंचेस में वेट रिड्यूस करने में। तो जब आपका वेट इंचेस में रिड्यूस होता है ना, ये सबसे हेल्दी वेट लॉस होता है, क्योंकि दिस इज द दैट टाइप ऑफ वेट लॉस जिसमें आपके जो मसल्स हैं वो बिल्ट हो रहे होते हैं और आपका जो फैट मैस है वो कम हो रहा होता है। ठीक है, कुछ पेशेंट इसको लेकर खुश नहीं होते, हमारा मशीन पर तो नहीं कम हो रहा, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज है। तो बॉडी शेप अप हो रही है, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमें जब भी वेट लॉस के जर्नी पर चलना है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने अपना मसल मैस नहीं रिड्यूस करना, हमने अपना फैट मैस को रिड्यूस करना, और ना तो हमने अपना जो वाटर कंटेंट है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो आमंड्स तो उसमें हेल्प करता है। बाकी ये जो सोशल मीडिया पे अंजीर को इसमें भिगोएं और उसमें भिगोएं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि वो सोशल मीडिया में एक चीज जब तक हम फैंसी ना, क्योंकि हमारी आवाम भी नहीं मानती ना, जब तक उसको थोड़ी मुश्किल में ना डाला जाए कि आप इसको इस तरह से करके लें, इसके फिर ये फायदे होंगे, तो फिर आवाम ज्यादा इंटरेस्टेड होती है और उसको लगता है अब इसके ज्यादा फायदे होंगे। हालांकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इटसेल्फ जो न्यूट्रिएंट्स का रिच सोर्स है। ठीक है, और उसमें इतने उसके फायदे हैं, जिस भी मौसम में लें, जिस भी हेल्थ कंडीशन में लें, जिस भी एज में लें, कि वो हर फॉर्म में और हर इंडिविजुअल के लिए बहुत बेहतर फूड सोर्स है। लेकिन इसके बावजूद जब तक हम इस तरह की कोई लॉजिक नहीं ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो आवाम उसमें इस तरह से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा कुछ ऐसी रील्स भी हैं जिसमें कहा जाता है कि इन तमाम चीज़ों का पाउडर आप बना लें, उसको दूध में ऐड कर लें, शेक में ऐड कर लें, ये कितना बेहतर रहता है हमारी सेहत के लिए? खासतौर पर जो लोग स्किनी हैं, जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, वेट उनका नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए ये बेहतर है, और उसमें भी क्वांटिटी का ख्याल तो हमें फिर रखना है, वही 20 ग्राम वाली बात है। जी। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आप पाउडर बना लेते हैं। पाउडर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो एज सच उसका जो न्यूट्रिटिव कंटेंट है या उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो ये कोई ज़्यादा बुरी बात या कोई हार्मफुल बात नहीं होगी। ठीक है, और ये बल्कि पेशेंट के एंड पर ना कन्वीनियंट हो जाएगी, मतलब पेशेंट इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकता है कि एक दफ़ा ही बना ली और उसको स्टोर कर लिया और उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है कि एक आपने टीस्पून लिया या आपने एक टेबल स्पून लिया तो उसमें आपको मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिल गए। वो लोग जो कि मेल नरिश्ड हैं या अंडरवेट हैं या कोई और हेल्थ से रिलेटेड इशू है, बजाय कि वो एक को अलग लें और डेली इस काउंटिंग में पड़े हों कि 3 ये लेने हैं, 2 वो लेने हैं, और इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ईजी टू यूज़ हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग अंडरवेट होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम इसकी एक्सेसिव अमाउंट लेते हैं तो इससे आपका वेट गेन होता है, तो डेफिनेटली जब आप इसके कॉम्बिनेशन को लेते हैं और आप शेक में ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बढ़ गई, जब कैलोरीज बढ़ गई तो आप वेट भी गेन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स का हमने पाउडर को डिस्कस कर लिया कि पाउडर बना के हम रख लेते हैं, कोई शेल्फ लाइफ इसकी भी होती है या इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, इसमें यह आ जाता है कि आपने इसको स्टोर कैसे किया। अगर तो आपने एयर टाइट जार में स्टोर किया है तो फिर तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसमें मॉइस्चर नहीं ऐड होने दिया, जैसे जो वेट स्पून है उसको नहीं ऐड किया या वाटर कंटेंट नहीं इसमें जा रहा, किसी तरह से एनवायरनमेंट से नहीं इसका कांटेक्ट हो रहा, तो इस तरह से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो इसकी स्टोरेज है वो केयरफुली नहीं की तो डेफिनेटली फिर जैसे आपको लगेगा कि फंगल ग्रोथ हो रही है या कंटामिनेशन हो रही है, वो खराब हो जाता है। अच्छा, अखरोट के वाले से बताइएगा, काफ़ी पिक्चर्स हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, उसको हमारे ब्रेन से वो मिलाया जाता है कि उसकी जो बनावट है, जो साख्त है, वो हमारे दिमाग से मिलती है, तो वो हमारे दिमाग के लिए बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल। ड्राई फ्रूट्स तो वैसे जितने भी हैं वो सब आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ब्रेन को, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ सर्कुलेट कर रही होती है कि इसको आपकी मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो येस, दिस इज़ अ फैक्ट। अगर आप डेली 2 to 4 वॉलनट्स कंज्यूम करते हैं तो इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बेहतर होती है। अगर हम बच्चों को किसी ना किसी रेसिपी में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन वो रेसिपी हेल्दी हो, ये ना हो साथ में घी भी हो, जो अनहेल्दी सोर्सेज हैं जैसे जी बिल्कुल ऐसे, तो वो जहाँ इसका फायदा मिलना है वो नुकसान की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर अनीका ज़ाहिर साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मलिके कोहसार, मरी, गिलियात और आज़ाद कश्मीर के हसीन मनाजिर इन दिनों बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े एक नई दुनिया का मंजर पेश कर रहे हैं। मरी में बर्फबारी थम चुकी है और आसमान से धूप की किरणें बर्फ़ से ढकी ज़मीन पर ऐसे गिरती हैं जैसे चांदी की चमक धमक हो। लेकिन सर्द हवाओं का राज अभी भी बरकरार है और ये मौसम सयाहों को अपनी तरफ खींच रहा है।
मरी के रास्ते और सड़कें मुकम्मल तौर पर खुली हैं, जिसके 22 सयाह बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के सर्द मौसम में लोग गर्म कपड़ों में लिपटे अपने अजीज़ों के साथ खूबसूरत लम्हात कैद करने पहुँच रहे हैं। बर्फ़ के गोलों से खेलना, गर्म मशरूबात का मज़ा लेना और सर्द हवा में घूमना, ये सब कुछ मरी के इस खास मौसम का हिस्सा हैं, जिसके मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस मौसम को एंजॉय करने, विटनेस करने यहाँ पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ हम देखें तो आज़ाद कश्मीर की ग्रेस वैली में सर्दी की शिद्दत ने दरिया नीलम को मुंजमद कर दिया है। ये कुदरती तजुर्बा है जो अपनी इनफरादियत के साथ सबको हैरान कर रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सर्द मौसम का सिलसिला इस वक्त जारी है, जहां इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुबह के वक्त कहर के मनाजिर देखे जा सकते हैं, जबकि पंजाब, आलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं वो भी इस वक्त धुंध की लपेट में है, जिसके बायस कई जगहों पर हम देखते हैं कि मोटरवेज की जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। ये सर्द मौसम जहां कुदरत की खूबसूरती का एक नया पहलू दिखा रहा है, वहीं लोगों को एहतियात भी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धुंध के बायस सफ़र करने वाले अफराद को ख़ास ख्याल करना रखना होगा। मोटरवे के जो बंद सेक्शंस हैं उसकी वजह से मुतबादिल रास्तों का जो इंतखाब करना वो एक मुश्किल मरहला भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर समटाइम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। मोटरवे क्योंकि एक स्ट्रेट रोड है तो वहाँ पर आपके लिए सफ़र करना आसान है, सेफ़ है। जब आप डिफरेंट रूट अपनाते हैं तो वहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां स्नो फॉलिंग हो रही है, वहां पर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए और बर्फ़बारी के हिसाब से जो टायर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जो चेन्स हैं टायर्स की उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्द मौसम का ये जो सिलसिला है ये कुदरत की खूबसूरती और चैलेंजेस, ये दोनों का ही इम्तजाज है, क्योंकि चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं और हम कुदरत के कितने करीब आते हैं, उसका कितना लुत्फ़ उठाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। मरी में हम हमेशा से देखते हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है और लोगों को ये जो डेस्टिनेशन है बहुत ज़्यादा पसंद है। ईज़ी एक्सेस है, इस्लामाबाद से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ जाना प्रेफर भी करते हैं। लेकिन एहतियाती तदाबीर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गर्म कपड़े आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए, बच्चों को आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। जो ट्रैफिक फ्लो है उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर क्या इकदाम किए गए हैं, क्योंकि मरी में फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाती है और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो वहाँ पर टीम्स हैं उनको फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ताज बुखारी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ताज, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त मरी का टेम्परेचर कैसा है, क्या मनाजिर हैं, जो सयाह हैं वो किस तरह से इस वक्त वहाँ पर अपना टाइम गुजार रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मरी के इलाके से ही बात कर रहा हूँ और आपको ये बताता चलूँ कि कल तवील खुशहाली के बाद बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी की वजह से जो मरी से आए हुए थे इंतहाई खुश और मुकामी लोगों के भी चेहरे जो है वो खिल उठे थे कि इतने अरसे के बाद मरी में जो है वो बर्फबारी हुई है। और इसी तरह स्कूल के ट्रिप्स भी आए हुए थे, वो बर्फबारी को देख के लोग जो है इंतहाई खुश थे कि कम से कम मरी आने का मकसद जो है उनका वो पूरा हो गया। उसके बाद बर्फबारी तो वो बंद हो गई है, इस वक्त धूप लगी हुई है, लेकिन जो है मौसम इंतहाई ठंडा है और मरी आने वाले लोगों से मेरी ये उनको सजेशन है कि वो गर्म लिबास अपने जो है जेब तन करके आए। गाड़ियों के अच्छे टायर जो है वो होने चाहिए, इसके साथ साथ गाड़ी का इंजन भी अच्छा होना चाहिए और साथ आते हुए गर्म मलबूसात के साथ साथ ड्राई फ्रूट या एक्स्ट्रा फ्यूल भी उनके पास होना चाहिए। खुदा ना खास्ता किसी जगह पे को अगर मसला है तो वैसे इंतजामिया जो है वो हाई अलर्ट है, उन्होंने 8 पॉइंट जो है फैसिलिटेशन पॉइंट जो है वो बना के रखे हैं जहाँ पे आपको चैन मिल सकते हैं, बेलचा मिल सकता है, फ्यूल जो है वो मिल सकता है। और उसके अलावा जो है हंगामी तौर पे जो कटर हैं, मशीनें हैं, वो भी स्टैंड बाई हैं। लेकिन अभी इस ज्यादा जो है वो बर्फ नहीं पड़ी, टोटल 5 से 7 इंच जो है वो बर्फबारी हुई है और इस वक्त मौसम जो है वो खुल के सामने आ गया है, धूप लगी हुई है, लेकिन जो नज़ारे हैं उसकी एक अपनी बात है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, इस वक्त हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, कुछ दरख्तों ने जो है वो सफेद चादर ओढ़ रखी है, कुछ जो है वो सब्ज नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है और स्याहों की भी काफी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मरी में है।
ठीक है। ऐसे ताज, जिस तरह से हमेशा ही हम देखते हैं कि मरी में तो जब ऐसा मौसम होता है तो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, स्पेशली पिंडी के और इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनके तो बहुत क्लोज है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी होती है, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर पूरे मुल्क से भी सयाह यहाँ पर आते हैं। जो ट्रैफिक फ्लो है उसको किस तरह से स्मूथ रखा जा रहा है, क्योंकि बारहा हमने देखा कि लोगों को कई घंटे लग जाते हैं मरी पहुँचने के लिए। इस वक्त बर्फ जो है जी वो इतनी ज्यादा तो थी नहीं, रोड जो है वो सारे साफ सुथरे हैं, खुले हुए हैं। और पिंडी इस्लामाबाद चूंकि आपको पता है ये कुदरती एक माहौल है, टोटल जो है वो 40 मिनट की ड्राइव है। और मरी जो लोग आते हैं और 40 मिनट के बाद यहाँ का मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, ये अल्लाह की तरफ से कुदरती इनाम है। लेकिन पिछले चंद दिनों से जो मुख्तलिफ जंगलात में मुख्तलिफ जगहों पे बार बार जो आग लग रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो काफी फर्क पड़ता है उसमें, चेंज हो गया। लेकिन ये है कि इस वक्त भी काफी अच्छा और खूबसूरत मौसम है। जो लोग आते हैं मेरी उनसे भी सजेशन है कि वो आए, खाना बनाएं, कुछ भी करें और आग जलती हुई मत छोड़े, क्योंकि खुश्क साली की वजह से जगह जगह पे आग लगती थी। उसमें कुछ जो एलिमेंट्स थे यहाँ के मुकामी जो टिम्बर माफिया है वो भी इसमें शामिल है। तो हमें तो चाहिए ये कि इन जंगलात को बचाएं, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का एहसास है और इसके लिए हमें मजीद इक़दाम जो है वो उठाने पड़ेंगे ताकि इस जंगलात को सेफ रखें। और मरी आने वाले बल्कि दुनिया भर से आने वाले लोगों का ये एहसास है, वो आते हैं, थोड़ी देर में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, खूबसूरत मौसम और साफ और शफाफ हवा जो है वो उनको मिलती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि हम तमाम लोगों को जिम्मेदारी का सबूत भी देना चाहिए। अच्छा ताज, हम देखते हैं कि होटल्स जो हैं वो बड़ी जल्दी फुल हो जाते हैं, फिर उनके जो किराए हैं वो आसमानों से बातें कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, इस चीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि जो सयाह आ रहे हैं यकीनी तौर पर वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकें और अच्छी प्राइसेस में उन्हें अच्छे होटल्स भी मिल सकें? सर अभी तक मरी का जो मसला है ये एक सियाती मुकामात में से है, जहाँ पे आज जब धूप लगी हुई है या सिर्फ हफ्ता और इतवार, जुम्मा हफ्ता और इतवार जो है वो 3 दिन इसके किराए जो आम दिनों में 2000 का कमरा है उसका किराया 5000 10,000 रुपये हो जाता है। इसलिए जब रश पड़ती है तो किराए तो जरूर बढ़ जाते हैं, इसके ऊपर कोई चेक बैलेंस का भी कोई इंतजाम नहीं है। इसी तरीके से मार्केट में जो चीजें हैं, मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीजें हैं, ग्रासरी है या लोगों की, तो कोई इंतजामिया की तरफ से चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हर दुकानदार अपनी मर्जी के जो है वो रेट मुकर्रर है उसके और वो वही रेट जो है वो वसूल करता है। इसके लिए भी कोई हुकूमत को चाहिए कि कोई मैकेनिज्म तैयार करे ताकि जो मरी आने वाले सयाह हैं वो अच्छे तरीके से आके एंजॉय कर सकें और मुनासिब कीमतों पे जो है वो उनको चीजें एशिया मिल सकें। एक बात इसमें जरूर है कि ज्यादातर जो होटल्स हैं या जो दुकानें हैं वो बाहर के लोगों की है और फिर वो अपनी मनमानी, जो मैनेजमेंट है यकीनी तौर पर वो बहुत बेहतर होनी चाहिए ताकि लोग भरपूर अंदाज से लुत्फअंदोज हो सकें। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा न्यूज़ ताज बुखारी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।